हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल में अवश्य ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है भौतिकी भाग 2, उसका पहला पाठ प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। इस पाठ में हम आपके साथ 15 से लेकर 28 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और यह वीडियो इस पाठ का सेकेंड पार्ट है। और अगर आपने इसी पाठ का 1 से लेकर 14 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर फिजिक्स सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो में जाकर उसके पहले पार्ट को भी देख सकते हैं। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के अनुसार और इस पाठ के अनुसार इसका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहा जाता है। और यहाँ टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ इसके नियमों को लिखे नहीं होगा, इसमें पूछा जा रहा है इसके कितने नियम हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और इसके कितने नियम हैं। तो प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर पुनः अपने पथ में वापस लौट जाती है तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इस घटना के अनुसार इसके दो नियम हैं। इसलिए इसमें बताया गया कि प्रकाश का किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। इसके बाद हमारा 16वां क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उस प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिस माध्यम में धूल तथा किसी अन्य पदार्थों के कण अत्यंत सूक्ष्म बहुत ही छोटे छोटे होते हैं तो इसके द्वारा प्रकाश की जो दिशा होती है वह सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है और इससे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और इसका एक उदाहरण भी दिया हुआ है कि सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन हो जाता है और उसके प्रकीर्णन के कारण ही हम लोगों को आकाश का रंग नीला दिखलाई पड़ता है। तो इसमें पूछा जा रहा था कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। तो सीधा सीधी आप इस क्वेश्चन में इसको समझ जाइए कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजरता है और उस माध्यम में धूल तथा किसी अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं और इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है तो इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखलाई पड़ता है। प्रकाश के अपवर्तन नियमों को लिखें। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। तो सबसे पहले यह जान लेना बहुत जरूरी है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है और उसी दिशा में परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। और इसके दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, जिसमें से इसका पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और प्रकाश की किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं और इसे सेल का नियम भी कहा जाता है। प्रकाश की किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन। प्रकाश की किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, उसे अपवर्तनांक कहते हैं और इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यह प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम थे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 18वां, अपवर्तनांक को परिभाषित करें। अपवर्तनांक क्या होता है उसे परिभाषित करना है। और हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है कि हीरा का जो अपवर्तनांक है वह 2.242 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो अपवर्तनांक किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू की परिभाषा निर्वात में प्रकाश सी और इस प्रकाश में
और इस माध्यम में प्रकाश की चाल c के अनुपात के रूप में दी गई है। इसमें बताया गया कि अपवर्तनांक किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू की परिभाषा निर्वात में प्रकाश c और इस माध्यम में प्रकाश की चाल c के अनुपात के रूप में दी गई है। तो हवा में प्रकाश की वेग की अपेक्षा हीरे में प्रकाश का वेग कम होगा। जो हवा में प्रकाश का वेग होगा उसकी अपेक्षा जो हीरे में प्रकाश का वेग है वह कम होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है वह सबसे अधिक होता है। अतः हवा से चलने वाली प्रकाश की किरण हीरा में प्रवेश करने वाली अभिलंब की ओर झुक जाएगी और हीरा का अपवर्तनांक हो जाएगा हवा में प्रकाश का वेग बटा हीरे में प्रकाश का वेग। हीरे का अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश का वेग बटा हीरे में प्रकाश का वेग, यह इसका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि हीरे का अपवर्तनांक बराबर होता है हवा में प्रकाश का वेग बटा हीरे में प्रकाश का वेग। और हीरे का अपवर्तनांक आप जानते हैं जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 2.42 और हवा में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ जो आपने पहले भी पढ़ा है। और इस बात को मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ाया था कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है और हीरे में प्रकाश का वेग को हमने भी मान लिया है। तो देखिए यहाँ सभी वैल्यू दिया हुआ है और v को निकालना है। तो v इधर हो जाएगा और 3 × 10⁸ बटा 2.42 हो जाएगा। और जब इसके आप पॉइंट को हटाइएगा तो ये दोनों जो 2 0 होगा वह ऊपर चला जाएगा और 3 × 10⁻10 हो जाएगा। और जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा और इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका जो हीरे में प्रकाश का वेग वह 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और इस प्रकार आपका हीरे में प्रकाश का वेग को आप निकाल लीजिएगा। यह एक प्रकार का न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख सकता है। जो सामान्य नेत्र होता है वह 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को आंख स्पष्ट रूप से देखता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम निकट रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, अतः मानव वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। आपने पढ़ा होगा कि मानव नेत्र का न्यूनतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी होता है देखने की वह अनंत होता है। तो 25 सेंटीमीटर से जो निकट वस्तु 25 सेंटीमीटर से निकट अगर कोई वस्तु रखा हुआ होता है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वह हम लोगों का दृष्टिपटल पर नहीं बन पाता है, इसीलिए हम उसका प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। अतः मानव वस्तुओं का स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति कैसी होती है। जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है उसका साइज और प्रकृति कैसी होती है। तो समतल दर्पण बोले तो प्लेन मिरर, जिसको इंग्लिश में प्लेन मिरर के नाम से जाना जाता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब निम्नलिखित प्रक्रियाओं निम्नलिखित प्रकृति और साइज का होता है जो इसमें दिया हुआ है। तो पहला, बिंब ऑब्जेक्ट के समान प्रतिबिंब का साइज बनता है। जो प्रतिबिंब, बिंब का कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट जिसको वस्तु कहा जाता है, तो वस्तु के समान प्रतिबिंब का साइज होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है और प्रतिबिंब काल्पनिक अर्थात वर्चुअल बनती है। इसका सबसे पहला पॉइंट है कि प्रतिबिंब वस्तु जितना साइज का होता है उतना ही साइज का उसका प्रतिबिंब भी बनता है। और जो वस्तु प्रतिबिंब के जितने पीछे रहता है, जितने आगे रहता है, अगर वह 5 सेंटीमीटर इधर आ गया तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के 5 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति इन्हीं बातों पर निर्भर करते हुए बनता है। इसके बाद आपका एक और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की क्रिया की रेखा दिखाएं। जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है उसकी क्रिया की रेखा दिखाएं। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की रेखा देखिए ऐसा होता है। सबसे पहले आपका यह एक समतल दर्पण है प्लेन मिरर, जिसमें से यह बिल्कुल ही प्लेन मिरर है। और जब इस पर कोई रेखा प्रवाहित होती है तो वह देखिए दोनों तरफ से समान एंगल को काटते हुए निकलती है और यही समतल द्वारा बना प्रतिबिंब की रेखा होती है। और इसमें बताया गया है कि चित्र से स्पष्ट है कि ए बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है और ए का समतल दर्पण से दूरी बराबर एक समतल दर्पण से दूरी होता है। कहने का मतलब है कि जितना दूर उसका प्रतिबिंब होता है उतना ही दूर उसका वस्तु से दूरी होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण द्वारा सूर्य के प्रकाश में किसी कागज के कतरन को कैसे जलाया जा सकता है। गोलीय दर्पण द्वारा किसी कागज के टुकड़ों को हमको जलाना है, वह भी सूर्य के प्रकाश से, तो उसको हम लोग कैसे जला सकते हैं। तो गोलीय अवतल दर्पण के परावर्तक सतह को सूर्य से आने वाली किरणों के सामने रखा जाता है।
गोलीय अवतल दर्पण होता है और उसका जो परावर्तक सतह होता है वह सूर्य से आने वाली किरणों के सामने रखा जाता है और सूर्य से चलने वाली समानांतर किरणें दर्पण से परावर्तित होकर फोकस पर अभिसरित होती है। अगर अवतल दर्पण के फोकस पर कागज के कतरन रख दिए जाए तो यह जल उठता है, क्योंकि समानांतर किरणें एक बिंदु पर अभिसरित होती है और काफी ऊष्मा उत्पन्न करती है। कागज का कतरन दर्पण के फोकस पर रखने पर जलने लगता है। जो अवतल दर्पण होता है वह प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है और वह प्रकाश की सभी किरणों को एक जगह समानांतर करके फोकस दूरी पर डालता है। इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसीलिए अगर आप अवतल दर्पण के फोकस पर किसी वस्तु को रखते हैं तो वह जलने लगेगा, क्योंकि प्रकाश की वह जो किरण होती है वह सभी किरणों को एक जगह अभिसरित कर लेता है और कागज के टुकड़े पर डालता है, जिस प्रकार कागज का टुकड़ा जलने लगता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है? व्हाट इज लाइट? तो दृष्टि के भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। दृष्टि की भौतिक अनुभूति कहने का मतलब है कि जिस अनुभूति के साथ हम लोग महसूस करते हुए देखते हैं उसे ही प्रकाश कहा जाता है। प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। प्रकाश ऑब्जेक्ट को दृश्यमान बनाता है, इसीलिए हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाली प्रकाश को परावर्तित करती है और वह परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों द्वारा ग्रहण होता है, तब हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। जो प्रकाश होती है वह वस्तु पर परावर्तित होती है और वह परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों द्वारा ग्रहण होता है, तब हमें वस्तुओं को देखने के योग्य बनाता है। यही प्रकाश का डेफिनेशन है कि प्रकाश दृष्टि के भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। प्रकाशिक घनत्व क्या है? प्रकाशिक घनत्व क्या है? तो प्रकाशिक घनत्व का एक निश्चित श्रीप्रताप होता है। यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है वह सघन माध्यम है, अन्यथा वह विरल माध्यम होगा। जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है वह माध्यम सघन होता है और अन्यथा वह विरल माध्यम होगा। विरल माध्यम में प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रतीत होती है तो यह अभिलंब से दूर उठती है। इसमें बताया गया है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हो जाती है। यह प्रकाश का प्रकाशिक घनत्व है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, पर आभासी प्रतिबिंब क्या है? तो किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर नहीं मिलता है, बल्कि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिले तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा और पर्दे पर लेना असंभव है। जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब क्या है? तो किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलता है, बल्कि परावर्तित होकर अपवर्तित किरणों के पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिले तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। और यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लेना असंभव है। इसके बाद है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? इससे पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि आभासी प्रतिबिंब क्या है और इसमें आप पढ़ने जा रहे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो यह जस्ट उसका अपोजिट है कि किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है। उसमें प्रकाश अपवर्तन तथा अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिल रहा था, इसीलिए आभासी प्रतिबिंब बन रहा था। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब में किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और पर्दे पर आसानी से लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को आपने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर लिया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। हमारा नेत्र रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। जो हमारा नेत्र होता है ह्यूमन आई, वह रेटिना पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, जिसको पर्दे पर लिया जा सकता है और हम लोग अच्छे से उस वस्तु को देख पाते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या था और आभासी प्रतिबिंब क्या था, इन दोनों में एग्जाम में डिफरेंस भी आ सकता है कि इन दोनों में अंतर बताएं। तो इन दोनों में अंतर बताने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद अगर एक बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और अगर एक बिंदु पर नहीं मिलती है तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर आसानी से लिया जा सकता है, बल्कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। इसके बाद पूछा जा रहा है, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाएं। जो गोलीय दर्पण द्वारा परिवर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी है वह क्या है?
तो उसका उत्तर है बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब के प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। बिंब बिंब कहने का मतलब है कि वस्तु, प्रतिबिंब, वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है और इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर आपतित होता है। मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण से ध्रुव से मापी जाती है। जो मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां होती है वह दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है और मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु से बाईं ओर माइनस एक्स अक्ष के ऋणात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। इसमें आपका 3 पॉइंट ही दिया हुआ था कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाएं। तो नई कार्तीय जो चिन्ह परिपाटी है इसको दर्शाने के लिए मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है और मूल बिंदु के दाईं ओर जो मूल बिंदु होता है, देखिए सबसे पहले आपका यह होता है, बीच में आपका पॉइंट होता है और इधर आपका मूल बिंदु होता है और मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस एक्स के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर की मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। इसके बाद आपका इस वीडियो का 28वां और लास्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को छूकर एवं बिना छुए कैसे पहचान करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो जब 1 से 14 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला वीडियो हम आपके साथ करवाए थे, तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस और समतल और एक कांच का टुकड़ा को कैसे आप बिना छुए पहचान करेंगे उसका क्वेश्चन कराया गया था, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसी प्रकार इसमें लेंस को ना देते हुए दर्पण दिया हुआ है और इसमें पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को बिना छुए आप किस प्रकार पहचान पाएंगे कि यह अवतल दर्पण और यह उत्तल दर्पण और यह समतल दर्पण है। तो इसको पहचानने के लिए अवतल दर्पण को छूने पर पता चलता है कि इसका परावर्तक सतह नत होता है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। जो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह होता है वह नत होता है और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, इसीलिए उसको समतल दर्पण कहा जाता है। तीनों दर्पणों के फोकस के भीतर एक वस्तु पिन को बारी बारी से रखा जाता है। जिस दर्पण में वस्तु पिन का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा दिखाई पड़े वह अवतल दर्पण होगा और जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा दिखाई पड़े वह उत्तल दर्पण होगा। अगर आप किसी प्रतिबिंब या किसी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के प्रकृति को जानते हैं तो आप बड़े ही आसानी से बिना छुए बता देंगे कि यह अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है उसमें प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा बनता है। और जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के आकार के बराबर दिखाई पड़े हम समझ जाएंगे कि वह समतल दर्पण है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बराबर का बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है और अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। इसलिए अवतल दर्पण को डेंटिस्ट प्रयोग करते हैं, दंत रोग विशेषज्ञ प्रयोग करते हैं, जिससे अवतल दर्पण में उसको दांतों का प्रतिबिंब अधिक बड़ा दिखाई देता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े वाहनों का प्रतिबिंब उसमें छोटा बन जाता है और आप स्पष्ट रूप से देख लेते हैं कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है। तो इस प्रकार आप तीनों दर्पण को बिना छुए पता कर लेंगे कि समतल दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण कौन सा और उत्तल दर्पण कौन सा है। इस प्रकार आपका इस वीडियो में 15 से लेकर 28 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया गया है और यह सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ के रखें। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझे हुए रहते हैं और अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप ज़रूर इन क्वेश्चंस का आंसर आपके माइंड में ध्यान रहेगा और आप कुछ न कुछ लिख ही देंगे, जिस कारण आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें और आप इस के प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर का वीडियो के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।